नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे NH 74 की। और ये NH 74 जो घोटाला है वो कोई नया नहीं है, पर इसका जो जिन है वो दोबारा से बाहर आ गया है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ललित श्रीवास्तव हैं, जो उत्तराखंड क्रांति सेना जिन्होंने अभी बनाई है, युवा हैं। पर इस पर बात करने के लिए ललित भाई इसलिए भी पहुंचे हुए हैं क्योंकि इसमें मुख्य जो आरोपी हैं उनके ऊपर कुछ साक्ष्य लेकर और जो आरोप लगे हैं उसको लेकर ललित भाई आए। तो ललित भाई, सबसे पहले यही जानूंगा कि NH 74 जो अपने आप में बड़ा घोटाला रहा, कई हजारों करोड़ और मैं बोलूंगा इसमें कई करोड़ रुपए का गमन होते हुए नजर आया, ऐसी जांच रिपोर्ट आई, कई चीजें इसमें हुई। आज NH 74 में क्या हुआ कि आपको आगे आना पड़ा और ये मामला आपने उठाया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं अमित भाई कि आप राज्य हित के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और मैंने जो इस मामले को उठाया वो कारण ये रहा क्योंकि अभी 13 मई को इसे एक भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी द्वारा क्लीन चिट दे दी गई, मतलब शासन द्वारा क्लीन चिट दे दी गई, जिसका मुझे पता लगा। जिसके बाद मैंने इसका विरोध करना शुरू किया। मैंने अभी RTI डाली है और उससे पहले भी मैंने बहुत से साक्ष्य जुटा रखे हैं RTI के माध्यम से। पर मेरा ये कहना है कि ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी जो कि NH का घोटाला था, NH 74 का घोटाला था, और भाई जी मैं ये नहीं बता मतलब कितनी कृषि भूमि को आकृषि करके इतना करोड़ों का गबन किया गया। और उसके बाद भी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनका इन पर हाथ है ना, इन पे हाथ है और इन्हें अपना संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। ये तो बहुत गलत है। हाँ ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा इस पूरे प्रकरण में नया क्या अभी निकल कर आया? आपने कहा कि क्लीन चिट दे दी गई। ये मैं आपको थोड़ा सा, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं जिन्हें पता नहीं है NH 74 के बारे में, आपको बता दूं कि एक स्कैम होता है जिसमें जो कृषि भूमि है उसे रिहायशी इलाकों में दर्शाकर कई करोड़ रुपए का गमन कर दिया जाता है और इसमें 6 से 7 PCS अधिकारियों के नाम आगे आते हैं। पर उसके बाद क्या हुआ ये मैं जान लेता हूं, क्योंकि ललित भाई आज कुछ तथ्य भी लेके आए हैं और एक RTI सूचना का अधिकार भी इन्होंने मांगा है। मजेदार बात आपको देखने में ये मिलेगी कि उत्तराखंड में विजिलेंस जांच की बात करें या जांचों की बात करें तो वो ठंडे बस्ते में जल्दी चले जाते हैं। तो ललित भाई, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्या तथ्य है आज? जी, तथ्य तो मेरे पे सभी हैं, पर समय आने पे मैं दिखाऊंगा। अभी तो नहीं दिखाऊंगा, समय आने पे दिखाऊंगा। पर मेरा ये कहना है, जब आप देखिए इनकी ED में जांचें पेंडिंग पड़ी हैं, ठीक है, इनकी भाई जी इनकम टैक्स में जांचें पेंडिंग पड़ी हैं, ठीक है, विजिलेंस की जांच पेंडिंग पड़ी है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो ठंडे बस्ते में है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि उसे गति देने का काम करें और इस प्रकरण पे CBI जांच की संस्तुति दें और इस प्रदेश के वासियों को जो आपकी नीति है जीरो टॉलरेंस की, उसका उदाहरण दे। इस पे CBI जांच की संस्तुति देकर मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि जब ये SALO थे, इन्होंने SALO रहते हुए भाई जी मैं बता नहीं सकता हूँ कि इतना घोटाला, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि भाई जी कृषि भूमि को आकृषि दिखाकर उसकी 143 कर इसमें बहुत से लोग संलिप्त हैं। पर मुख्य आरोपी DP सिंह हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इनकी जांच हो, CBI जांच हो और इन पे कार्रवाई की जाए। और जब तक इनकी जांच नहीं होती है तब तक इन्हें इनके मुख्य पदों से तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी हटाएं और इसकी CBI जांच की संस्तुति दें, ताकि एक पूरे प्रदेश में मैसेज जा सके कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। और फिर हम पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करेंगे, आपका आभार करेंगे, क्योंकि मैंने अभी लगभग 2 दिन पूर्व ही माननीय जिला अधिकारी महोदय के द्वारा मुख्य सचिव जी को ज्ञापन दिया है। तो अभी देखते हैं कि उसमें भी वो लोग क्या करते हैं। नहीं तो इसके बाद एक बड़ा आंदोलन होगा भाई जी। हम इसके लिए तैयार है, पूरा प्रदेशवासी इसके लिए तैयार है, क्योंकि इस प्रदेश को अब हम खोखला नहीं होने देंगे। इस प्रदेश में ना भ्रष्टाचार होने देंगे, ना भ्रष्टाचारियों को पनपने देंगे। ये हमारी चीज है। अच्छा ललित भाई, अभी तो अगर मैं जैसे हमें DP सिंह जी की बात कर रहे हैं, वो 2 मुख्य पदों पर हैं। एक GM चीनी मिल, अगर मैं हडोईवाला की बात करूं, और एक जसपुर नादही जसपुर की मैं बात करता हूं। दोनों पद इनके पास हैं। अभी शायद जैसे जितना मुझे जानकारी है, ये GM जो पद होता है वो 6600 का पद है। ये बड़ा सवाल इसमें है, ये भी आप मुद्दा मुझसे डिस्कस कर रहे हो। देखिए, जो पद होते हैं ये हायर स्केल पे ग्रेड के पद हैं, पर अभी आप 5400 पे ग्रेड पे हैं। तो आपको किसकी 60 गार्ड में ने ये पद दे दिए गए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आप 5400 पे ग्रेड के व्यक्ति को हायर स्केल पे ग्रेड का आप कैसे दे सकते हैं? क्योंकि नादेही, देखिए डोईवाला तो चलो मान लेते हैं, पर नादेही जो मिल है
उसमें हायर पे स्केल ग्रेड के ही व्यक्ति को उस मिल का आप जीएम बना सकते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उत्तराखंड के जो भी हमारे ईमानदार अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, उन्हीं सभी से यही मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इन्हें इनके मुख्य पद से हटाया जाए और इस सीबीआई जांच की संस्तुति की जाए। यही हमारी मांग है। उत्तराखंड क्रांति सेना सदैव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, लड़ती रहेगी, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मुझे जो सुनने में आ रहा है, मुझे थ्रेट्स भी हो रहे हैं कि मेरे पे फर्जी मुकदमे या ये चीजें करी जाएंगी, तो मैं तैयार हूँ, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। अच्छा, किसके द्वारा ये जो आ रही हैं धमकियां आ रही हैं, ये भी बड़ा विषय बना हुआ है कि अभी मुझे लगता है आपने आरटीआई डाली और ज्ञापन शायद डीएम मैडम को दिया है। जी जी जी। उसके अलावा ऐसा क्या हो गया कि अचानक धमकियां आने लगी? जी देखिए, अब क्या होता है जब आप किसी व्यक्ति के खिलाफ जाते हैं, वो भी इतने दबंग और जिन्होंने शासन प्रशासन में अच्छी साठगांठ हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो आपको दबाने का काम, आपको डराने का काम तो अवश्य होगा। तो कोई बात नहीं। देखिए, हम शुरू से आज नहीं, हम 8 साल की उम्र से कार्य कर रहे हैं और हमने बाला साहब को फॉलो किया है। हम उनकी नीतियों पे चलते हैं, तो हमें डर किसी चीज़ का नहीं है। जो होता हो जाए, पर हम अपनी जांच, अगर हमारी मांग है सीबीआई जांच, तो हम सीबीआई जांच करवा के रहेंगे, चाहे मुझे मान ले उच्चतम न्यायालय जाना पड़े या मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और अगर कोई सोचता हो कि डरा धमका के हमें शांत करा देगा, चुप करा देगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। और जो अधिकारी या जो भी पुलिसकर्मी हम पे फर्जी मुकदमे करने की कोशिश करेगा, तो उसे पार्टी बना के माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाएगा, चाहे मुझे अपनी सारी संपत्ति कुछ करना पड़े, पर मैं बख्शूंगा नहीं। अच्छा, ये डीएम मैडम को जो ज्ञापन दिया है, उसमें क्या क्या चीजें आपने दी हैं? क्योंकि कुछ चीजें लोगों को भी जानना स्पष्ट होनी चाहिए कि डीपी सिंह जी, जिन्हें मुख्य आरोपी NH 74 में माना गया, और अभी भी मैं लगातार देख पा रहा था, क्योंकि NH घोटाला जो है वो बहुत जल्दी शांत हो गया। शुरुआत में बड़ा हल्ला हुआ इसको लेकर। मैं बताता हूँ, जो तत्कालीन हमारे उस समय के मुख्यमंत्री थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके संज्ञान में चीजें आई तो उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने सीबीआई जांच की, इसमें मांग की, उन्होंने संस्तुति नहीं की। किसी कारणवश सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं हो पाई, पर एसआईटी गठित करी, जिसमें माननीय कुमाऊं कमिश्नर पांडियन जी थे, और उन्होंने उसमें इन्हें दोषी करार दिया। एसआईटी में सारी चीज़ें उन्होंने बताई। 300 करोड़ लगभग का ये घोटाला, पर ये घोटाला ज़्यादा बड़ा था, पर ठीक है, मतलब घोटाला खुला तो है ना, खुला तो। पर यह है कि अब देखिए ना, ऐसा प्रकरण होने के बाद, आप लगभग 1.5 साल जेल में रहने के बाद, अब आज फिर आप देखिए कि इतने बड़े पदों पर, मतलब ऐसे भ्रष्टाचारियों को, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारा शासन प्रशासन कैसी चीज़ें कर रहा है। क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को अगर आप जगह देंगे तो ये तो हमारे प्रदेश को लूट खाएंगे, नोच खाएंगे। जो बड़ा दुख होता है, बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम भी यहीं पैदा हुए, बड़े हुए हैं और सारी चीज़ें देखते हुए हैं। पर अभी भी अगर ऐसी चीज़ें रहेंगी तो बड़ी शर्म की बात है। ज्ञापन में क्या कुछ रहा डीएम मैडम को? ज्ञापन में मुख्य ये चीज़ें ये रही कि एक तो जो इनके तत्काल पद है वहाँ से हटाया जाए, सीबीआई की मांग। और मैंने एक लास्ट जो पेज है उस पर मैंने 3 पैन कार्ड शेयर किए हैं, 3 पैन कार्ड नंबर्स। 3 पैन कार्ड नंबर्स हैं, वो इनके ही किसी साथी के हैं। अगर उनकी अच्छे से जांच हो जाए तो इनकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। और मैंने संपत्तियों की, क्योंकि जब ये नायब तहसीलदार थे तब से लेके अब तक की इनकी संपत्ति का ब्यौरा मैंने मांगा है आरटीआई के माध्यम से, और भी बहुत सी चीज़ें मैंने आरटीआई के माध्यम से मांगी है। अब देखते हैं कि उसका जवाब आता है नहीं आता है, फिर उस हिसाब से मैं काम करूंगा। और अगर मुझे सूचना का अधिकार के द्वारा सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय जाऊँगा, है ना। जो भी इसमें होंगे सभी लोगों को मैं इसमें कटघरे में खड़ा करूँगा, पर मैं इस लड़ाई को जीत के रहूंगा। इस लड़ाई में सीबीआई जांच करा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी एक व्यक्ति है, उनका भी कमेंट आ रहा था कि कोई व्यक्ति और है, विवेक सक्सेना शायद कोई नाम लिख रहे थे, कि वो भी पिथौरागढ़ में है, जिसमें मुख्य आरोपी है। अब इसमें सवाल यही है ललित भाई कि इसमें आरोपी है तो है कौन लोग? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं क्योंकि इसमें मनीषा पंवार जी जांच कर रही थी। मैं जितना मुझे याद आता है कि मनीषा पंवार जी को जांच की गई थी, उसके बाद वीआरएस उनका हो जाता है। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि आप देखिए ना, मनीषा पंवार जी बहुत ईमानदार थी, डेड ऑनेस्ट अधिकारी थी। वो उस समय अपर सचिव थी, ठीक है। उन्होंने इसकी पूरी वो करी और इन्होंने बताया कि ये गलत आदमी, पर उसके बाद ही पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या दबाव पड़ता है या क्या चीज़ें हो जाती है, उन्हें वीआरएस लेना पड़ता है। मतलब ये भी तो सोचने का विषय है कि एकदम से ऐसा क्या परिस्थिति हुई इस जांच के बाद ही, इसके बाद ही क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है उनकी नौकरी का, पर उन्हें क्यों वीआरएस लेना पड़ा, ये भी मैं बड़ा सोचता हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से बोलता हूँ, विषय बहुत गंभीर है, कृपया इसका संज्ञान लीजिए और इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति कीजिए, तो आपका बहुत आभार होगा और पूरा प्रदेशवासी आपका आभार करेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। एक कुमाऊं कमिश्नर थे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, कुमार पांड्यन साहब थे। जितना मुझे याद आता है कि जब ये घोटाला हुआ तो 2022 में ये कहा गया कि जब पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने कि उनके ऊपर ये पूरा निर्णय उन्होंने लेना है। सवाल ये है कि पांड्यन साहब की वो रिपोर्ट एक थी, वो भी रिपोर्ट शायद मैं देख पा रहा था
कि आपके पास भी शायद वो उपलब्ध है और वो उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का 22 में ये कहना कि उनके ऊपर ये, इसको कैसे देखते हैं पांड्यान साहब की रिपोर्ट में क्या? जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि क्या होता है ना, जो इनकी लॉबी होती है, इनके नज़दीकी अधिकारी हैं जो इनका वो संरक्षण प्राप्त है, तो उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने की कोशिश करी है। तो माननीय जब मुख्यमंत्री जी को जब सत्य पता चलेगा, उनके सामने जब साक्षी होंगे, तो वो इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो उनकी बात है, जो वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, मुझे उस पर पूर्ण रूप से भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे, यही मैं चाहता हूँ। तो आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्योंकि लंबा हो चुका है, टाइम पीरियड बहुत लंबा हो गया है, तो इसके लिए आप क्या आगे करने वाले हैं? आपने कहा आंदोलन, और अगर नहीं होता तो उच्चतम न्यायालय की तरफ भी जाएंगे क्या? जी, अगर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की जाती है तो मैं उच्चतम न्यायालय जाऊंगा। अगर उच्चतम न्यायालय में कुछ नहीं होता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं। जो भ्रष्टाचार है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उस व्यक्ति को इस प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और जो भी उसने कमाया है वो यहाँ पे सरकार में विलीन करना पड़ेगा। यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश के लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना खून पसीना बहाते हैं, तब जाके चीज़ें होती हैं। और आप बताइए कि ऐसे ऐसे प्रकरण कर देते हैं, और ऐसे एक नहीं बहुत अधिकारी हैं। अभी धीरे धीरे सबके खिलाफ चीज़ें करी जाएंगी, परंतु अभी शुरुआत डीपी सिंह से करी है, तो इसमें जल्दी हम जीतेंगे। ये मेरा खुद का दिल कहता है, मेरे को भरोसा है कि इसमें हम जीतेंगे और इसमें जल्द ही सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच होगी, ये कहना है ललित श्रीवास्तव जी का। अब देखना तो होगा कि जांच होती है या नहीं, पर NH-74 का जो मामला है फिर से गरमाने लगा है। एक ज्ञापन डीएम साहिबा को इन्होंने दिया है, उसके बाद अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये मुख्यतः लगातार इसमें हेडलाइन बनती रही कि जो आरोपी हैं, जो पीसीएस अधिकारी जो इसमें घोटाले के नाम आए थे, उन्हें 2022 में ये प्रकरण आया। उसके 2017 में जब त्रिवेंद्र रावत जी सत्ता में थे, उस दौरान पर ये पूरा मामला उठा था। उसके बाद फिर अब ये मामला फिर से एक बार कहीं ना उठने को आ रहा है। मनीषा पंवार जी का वीआरएस लेना पर भी सवाल उठाए हैं ललित श्रीवास्तव ने, और उसके साथ कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर आरटीआई भी मांगी गई है। तो अब देखना होगा कि संपत्ति का ब्यौरा से लेकर और जो तमाम ऐसे बिंदु है उसको लेकर क्या कुछ आता है, क्या कुछ जानकारी भी मिलती है। हम भी इस पूरे प्रकरण पे नजर बनाए हुए हैं, आप भी देखिएगा, आप भी समझिएगा, शेयर कीजिएगा। इस NH-74 घोटाले में अभी इसका जो जिन है क्या बाहर आ पाएगा या फिर से ठंडे बस्ते में ये पूरी जो घोटाला है वो चला जाएगा। ऐसे ही हम इस पर अपडेट आपको करते रहेंगे। तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।